उसकी घर पहुंचती है तो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मेरे पिता की लाश फंदे से लटकी होती है। तब उसकी बेटी दहाड़े मारकर रोने लगती है। तब वहाँ देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये पुलिस केस था, तो किसी ने लाश को फंदे से नीचे नहीं उतारा और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस साबूत खंगालने लगती है और वहाँ देखती है कि एक सुसाइड नोट भी रखा होता है बेड के नीचे गद्दे के। सुसाइड नोट जब पुलिस पढ़ती है तो उसको मामला समझ में आ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। सो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और हर रोज़ मैं एक नई स्टोरी के साथ आता जाता रहूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से मेरा किसी को दुखी करने का वो नहीं है। आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। होता क्या है दोस्तों, पंजाब के जालंधर ज़िले के केवटरा मोहल्ले की ये स्टोरी है। एक दिन रिंकू अपनी पत्नी को एक शॉपिंग हॉल लेकर जाता है जहां ज्वेलरी का बड़ा सा शोरूम होता है। उस शोरूम का मालिक होता है रजनीश मल्होत्रा। रजनीश मल्होत्रा काफ़ी दिलफेंक इंसान होता है और औरतों को अपने जाल में फंसाने में बहुत माहिर होता है। और ज्योति बहुत सुंदर होती है और ज्योति रिंकू की पत्नी होती है। होता क्या है, जब रिंकू ज्योति को देखता है तो उसका दिल आ जाता है ज्योति पर। यह दोस्तों, रिंकू अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है। 4 भाई बहनों के बीच रिंकू सबसे बड़ा बेटा होने के कारण उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम होता है ज्योति और ज्योति जम्मू की रहने वाली होती है। और ज्योति को अपने जब गांव में होती है तो उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने घर की बड़ी बेटी होती है। तो ज्योति के 2 बच्चे होते हैं 2-3 साल के अंदर। और रिंकू और ज्योति की लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी, परिवार चल रहा था। रिंकू के पिताजी की एक टेंट की दुकान होती है जिसमें रिंकू टेंट के बिजनेस में बैठा करता था। टेंट का शादी विवाह में जो टेंट लगता है उसका उनका दुकान होती है, तो वहीं रिंकू बैठा करता था। और ज्योति के 2 बच्चे होते हैं, तो ज्योति बच्चों का लालन पालन करती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, उनके लिए खाना पीना, परिवार के लिए खाना बनाना, हाउसवाइफ का काम करती थी। दरअसल ज्योति भी बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की लड़की होती है। और होता क्या है, एक दिन रिंकू अपनी पत्नी ज्योति को लेकर एक शॉपिंग हॉल जाता है जहां आर्टिफिशियल गहनों का शॉपिंग हॉल होता है, जेवरात का। और काफ़ी बड़ा शोरूम होता है, तो उसका मालिक होता है रजनीश मल्होत्रा। जब ज्योति वहां पहुंचती है तो रजनीश मल्होत्रा देखता है तो उसका ज्योति पर दिल आ जाता है और उसकी सुंदरता के आगे वो फीका पड़ जाता है। तब होता क्या है, वो दोनों वहां से चले जाते हैं अपना सामान लेकर जो उनको लेना होता है। आने के बाद जब रजनीश पूछने लगता है कि यार अपने दोस्तों से कि ये औरत कौन है और इसका जल्दी से पता लगाओ, तो दोस्तों कुछ दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं और फॉलो करके उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तब उनको पता होता है, उनकी पूरा उनका बायोडाटा निकालते हैं तो पता चलता है कि ये रिंकू की पत्नी है और इनका केवटरा मोहल्ले में मकान है। तब रजनीश अपना सोचता है कि रिंकू से दोस्ती करता हूँ, तो तब पता चलता है कि रिंकू सारा दिन दुकान में रहता है। कहीं ना कहीं रजनीश का मतलब ये होता है कि किसी न किसी तरह से मेरा इस ज्योति नाम की लड़की से बातचीत हो आमने सामने। तब होता क्या है, वो अपने सहपाठियों को लगा देता है उसके घर के आसपास। एक दिन रजनीश से उसी के पड़ोसी से एक लड़के से दोस्ती करता है। तब वो पड़ोसी लड़का उससे बताता है कि ये लड़की काफ़ी खुले दिमाग की है
और घूमने टहलने वाली है, और अंदर रह रह के इसका मन ऊब चुका है। पति से कई बार इसकी बहस भी हो चुकी है। रजनीश किसी न नौकरी करने की इच्छुक है ये औरत। अब रजनीश को जब ये सब बातें पता चलती हैं ज्योति के बारे में, तो रजनीश एक दिन एक इश्तिहार निकालता है अपने शोरूम में, मतलब रिसेप्शन में बैठने की जगह खाली होती है जो, उसका इश्तिहार निकालता है। तब किसी न किसी तरह वो दोस्त के जरिए ज्योति तक अपना वो नौकरी का इश्तिहार पहुंचा देता है। तब ज्योति इश्तिहार देखकर खुश हो जाती है और नौकरी के लिए फार्म भरती है और पहुंच जाती है नौकरी के लिए उसके शॉपिंग हॉल। जो चाहता था रजनीश मल्होत्रा वही होता है, और उसने ज्योति को नौकरी दे दी। अब ज्योति घर से बिना पूछे, बिना घर के मन के, बिना रिंकू के मन के, ना अपने ससुर के मन से आने जाने लगती है, नौकरी करने लगती है। घर के सदस्यों का किसी का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नौकरी करने लगती है, आने जाने लगती है। रिंकू का भी मन खराब होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रिंकू काफ़ी समझदार इंसान होता है। इसी तरह चलता रहता है। अब रजनीश और ज्योति के बीच सिलसिला बढ़ने लगता है। रजनीश काफ़ी दिलफेक इंसान होता है और लड़कियों को जाल में फंसाने में माहिर होता है। तो रजनीश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता और रजनीश और ज्योति के बीच प्रेम संबंध गहरा हो जाता है। धीरे धीरे चलता रहता है इसी तरह। तब रजनीश और ज्योति के कारनामे रिंकू को पता चलते हैं एक दिन। तो रिंकू घर में डांटता फटकारता है ज्योति को और नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, और कहता है कि तुम घर की बड़ी बहू हो और बदनामी होती है। रिंकू के पिता का भी कहीं ना कहीं सर झुक रहा होता है। तब रिंकू काफ़ी समझाता है फिर भी, लेकिन वो नहीं मानती। वो रिंकू कहता है कि तुम, तो ज्योति कहती है कि मुझे छोटी बड़ी बहू होने का ताने न दो, मैं किसी की कोई छोटी बड़ी बहू नहीं हूँ और मैं नहीं इस चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह सकती, और मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो मैं तलाक देने तक के लिए ज्योति बोल देती है। रिंकू कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, वो उस बात को दाब जाता है और किसी से, अपने परिवार के सदस्यों से नहीं बताता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं, मामला और बढ़ता जाता है। ज्योति कभी कभी घर भी नहीं आती। इसी तरह वो हफ्तों हफ्तों ना आने जाने लगी घर। जब मामला बिगड़ता देख ज्योति और रजनीश के शोरूम जाकर उससे बातचीत करते हैं, तो ज्योति नहीं मानती। और रजनीश का काफ़ी दबदबा होता है, क्योंकि वो पैसे वाला होता है और भाजपा का एक बड़ा नेता भी होता है। तो रजनीश रिंकू को 2-3 थप्पड़ मार देता है। और रजनीश के पावर के आगे रिंकू कुछ नहीं कर पाता। रिंकू फिर जाकर थाने में रिपोर्ट भी लिखाता है, लेकिन उसके पावर के आगे, उसके पैसे के रुतबे के आगे कुछ नहीं हो पाता। फिर एक दिन होता क्या है, जब रजनीश मल्होत्रा से तंग हो जाता है रिंकू, तो एक दिन थाने जाता है और थाने में रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कुछ नहीं होता। तब रिंकू बहुत तंग हो जाता है। और अब तो ज्योति ने एक कमरा भी ले लिया था वहीं शहर से, घर के कुछ दूर। और रिंकू अलग रहने लगता है और ज्योति और रजनीश मल्होत्रा साथ में रहने लगते हैं। कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन ज्योति मल्होत्रा रिंकू के पास तलाक के पेपर भेजती है। जब तलाक का पेपर देख रिंकू को बहुत दुख होता है और समझाता है कि देखो, तुम्हारे और मेरे 2 बच्चे हैं, इनका क्या होगा। तो ज्योति कहती है तुम अपने बच्चे अपने पास रखो और मुझे तुम तलाक दे दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। तो रिंकू तलाक नहीं देता और साइन नहीं करता कागजों पर। फिर मामला इसी तरह बिगड़ता चला जाता है। आए दिन रजनीश और ज्योति घर आते और रिंकू को 2-4 थप्पड़ मार के चले जाते। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आ चुका था रिंकू। एक दिन कोर्ट से फिर दोबारा नोटिस आता है। तब रिंकू सोच ही रहा होता है। उसका आज सारा दिन मन नहीं लग रहा।
रिंकू परेशान हो जाता है अपनी पत्नी के चलते। तो एक दिन रिंकू जब कोर्ट का कागज़ आता है साइन करने के लिए, तो रिंकू काफ़ी परेशानी हालत में होता है और सोचने लगता है कि मैंने इसकी एफआईआर भी की, कोई मतलब मेरी मदद नहीं करता। तो एक दिन घर में अकेला होता है, बच्चों को खिला पिला कर स्कूल छोड़ने के बाद जब घर में अकेला होता है तो उसने एक फांसी का फंदा बनाया और उसमें लटक कर अपनी जान दे दी। दरअसल जान देने के पहले वो एक सुसाइड नोट में पत्नी का और रजनीश मल्होत्रा का नाम लिख कर जाता है और मामले को उन्हीं को जिम्मेदार ठहराता है अपनी मौत का। जब रिंकू फांसी लगा लेता है तब वहाँ घर में कोई नहीं होता, क्योंकि पिताजी टेंट में होते हैं और बच्चे स्कूल गए होते हैं। फिर होता क्या है, जब शाम को बच्चे घर वापस आते हैं स्कूल से, जब दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि हमारे पिताजी फांसी के फंदे पर लटके हैं। और ये सब देखकर बच्ची घबरा जाती है और चिल्लाटे मारकर रोने लगती है। तब पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर पुलिस बुलाई जाती है और मामले की जांच पड़ताल की जाती है। जब सुसाइड नोट मिलता है तब मामला का पुलिस पूरा समझ चुकी होती है। ज्योति को बुलाया जाता है, ज्योति भी रोती पीटती आती है और जब रोती पीटती ज्योति आती है तब वहीं पुलिस होती है। पुलिस ज्योति को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करती है। तब ज्योति पूरा मामला बताती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। ज्योति को फिर सज़ा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी।